नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, और हर खबर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले डीडी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है। और आज जिन महत्वपूर्ण खबरों की करेंगे हम बात, करेंगे चर्चा, अपने संवाददाताओं से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर कि आखिर भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ वार्ता जिसका कि समय बदला गया है। आपको बता दें कि पहले ये बातचीत जो है, ये वार्ता फोन लाइन के जरिए दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये वार्ता शाम को की जाएगी। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक इसको लेकर मिल रहे हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही जानेंगे अपने संवाददाता से एक एक अपडेट। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, और खेल जगत से जुड़ी हुई ये प्रमुख खबर, लेकिन ये निराश करने वाली खबर विराट कोहली के फैंस के लिए, क्योंकि विराट कोहली ने अचानक से ही टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उन्होंने अलविदा कहा टेस्ट क्रिकेट को, इसके बारे में भी बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जैसे ही उन्होंने इस बात को अनाउंस किया तो तुरंत जो उनके फैंस हैं उनको जरूर हैरान किया है, और साथ ही वो परेशान भी, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट में अपने पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली को नहीं देख पाएंगे। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच सीज फायर भले हो गया हो, लेकिन नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कई हवाई हमले भारत पर किए, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन सभी हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और इस तनाव की स्थिति में आज दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता भी होनी थी, जिसका कि समय अब बदल दिया गया है, और अब वो वार्ता जो है आज शाम को की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई आज, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ तीनों सेना के प्रमुख और साथ ही रॉ और आईबी चीफ भी इसमें मौजूद रहे। अब बॉर्डर पर मौजूदा हालातों की हम आज बात करेंगे, साथ ही अपने संवाददाता से भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे साथ ही, और इसके अलावा लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हुई महत्वपूर्ण बैठक पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज भारत पाकिस्तान की जो डीजीएमओ वार्ता है वो अब आज शाम को होनी है। भारत की ओर से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई बात करेंगे पाकिस्तान के डीजीएमओ से, और जिसके बाद कहीं ना कहीं सीज फायर को लेकर कुछ ना कुछ रणनीति जरूर निकलती हुई सामने आ सकती है। सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच में फोन पर यह बातचीत होगी। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि ये बातचीत दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब इसको रिशेड्यूल यानी कि टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया, और टाइमिंग में बदलाव करते हुए अब बताया जा रहा है कि ये वार्ता शाम में आज होगी। और इस वार्ता के बाद ही देखने को मिलेगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो सीज फायर अभी लगा हुआ है, क्या वो सीज फायर लागू रहेगा, किस तरीके की रणनीति आगे की तय होगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई, क्योंकि इससे पहले 10 तारीख को दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ डीजीएमओ स्तर की वार्ता है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आवास पर भी आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री के आवास पर जब ये उच्च स्तरीय बैठक हुई तो वहां पर इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की, और इस बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं, साथ ही बैठक में एनएसए और सीडीएस भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिससे कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं हम कि ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के आवास पर, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रही है। अभी तक का जो भी लेटेस्ट है उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की, रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहे थे। इसके साथ ही सीडीएस और एनएसए इस बैठक में मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि जब से 22 तारीख की अगर हम बात करें तो 22 तारीख को जब पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकियों की तरफ से जो कायराना हरकत की गई, उस हमले के बाद से एक एक चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। रोज अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, और आज की जो ये बैठक है ये भी अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। और इस बैठक में सीधे तौर पर अभी फिलहाल के क्या कुछ हालात हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो काफी ये महत्वपूर्ण बैठक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है,
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को न केवल सफाया किया गया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कुछ और सख्त संदेश भी दिया गया। ये बात उनकी तरफ से कही गई है और क्या कुछ संबित पात्रा ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है वो आपको एक बार सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए और अपने आप में भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त संबित पात्रा की तरफ से सेना को सलाम किया गया, जो सेना ने शौर्य दिखाया उसकी बात कही। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे वीडियोस को एडिट करके भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से पीआईबी फैक्ट टीम जो है वो लगातार इन तमाम चीजों का पर्दाफाश कर रही है। आज किन किन चीजों का हुआ पर्दाफाश, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहली, जहां भारतीय एयरफील्ड को नष्ट कर दिया गया, ये बात इस वक्त कही गई और ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ और इसमें साथ ही भारतीय निजी चैनल के वीडियो को एडिट किया गया। तो ये दावा किया गया कि भारतीय जो निजी चैनल है, न्यूज चैनल, उनकी तरफ से ये वीडियो डाला गया है कि जो भारतीय एयरबेस है उनको नष्ट किया गया। लेकिन वहीं सच्चाई जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। असल वीडियो में पाकिस्तानी एयरफील्ड को नष्ट करने की बात सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है वीडियो को एडिट करके। वहीं अगर दूसरे दावे की अगर हम बात करें तो एलओसी पर तोपखाने का आदान प्रदान किया गया, ये बात एक पोस्ट के जरिए कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो सभी झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसके साथ ही तीसरा एक और दावा किया गया, भारतीय निजी चैनल के ही एक और वीडियो को साझा किया गया और इस चैनल में भारतीय एयरबेस को नष्ट करने की बात को स्वीकार किया गया। ये दिखाया गया कि भारत के जो न्यूज चैनल है वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये वीडियो बताती है कि सभी हवाई हमलों को नष्ट किया गया। तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त वीडियो को एडिट करके और भारत के खिलाफ किस तरीके से माहौल बना रहा है, सच्चाई हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से ये पूरा प्रोपेगेंडा इस वक्त चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के 32 एयरपोर्ट से एक बार फिर से संचालन शुरू हो चुका है। इससे पहले इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था और इसे लेकर अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से एक ये नया अपडेट इस वक्त सामने आ चुका है। एआईई ने बताया है कि ये सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि 15 मई 2025 को सुबह 5:29 तक 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अब सूचित किया जाता है कि हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो यानी कि जो आने जाने की समस्या थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। यात्रियों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वो अपनी उड़ान की स्थिति सीधे एयरलाइन से जांचें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइन की जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी लगातार अपनी नजर बनाए रखें। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में संवाददाताओं की पूरी टीम इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही नंदिता डागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तापस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और आज भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई प्रधानमंत्री के आवास पर, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए सभी शामिल होते हुए नजर आए हैं।
बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर वहां की रीढ़ तोड़ी और इसमें पूरा माकूल जवाब दिया, उसके बाद से लगातार देखे तो प्रधानमंत्री सभी मामलों की बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस कर रहे हैं, उस मामले को देख रहे हैं। और आज की जो एक अहम बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई वो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल, तकरीबन 1 घंटे तक एक बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री ने अभी तक के जो सेना और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की तथा रणनीतिक तौर पे उन सभी चीजों को साझा किया। और उसके बाद एक जब बैठक खत्म होती है, राजनाथ जी और इसके अलावा बात करें विदेश मंत्री निकल जाते हैं, लेकिन जो है एनएसए डोभाल और इसके अलावा वायुसेना चीफ के साथ तकरीबन एक 35 मिनट की प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक होती है। और उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से इस वक्त भारत ने और पिछले दिनों में अगर देखा होगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम संयम बरतने को तैयार हैं, लेकिन अगर पड़ोसी की तरफ से एक भी गोली चलती है तो हम उसका जवाब गोले से देंगे। और भारतीय सेना को पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया है। और ऐसे में जो डीजीएमओ की लेवल की जो डिले हो गई है और उसके बाद जो डिफेंस की एक पीसी होने वाली थी उसमें चीजें निकल के आएंगी कि क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पूरे सिनेरियो में न सिर्फ मंथन किया है बल्कि समीक्षा की है, बल्कि किस तरह से भारत की रणनीति होगी इस पर भी चर्चा की गई। तो खासा अहम दिन और खासी इंपॉर्टेंट बैठक और सीधे तौर पर हम देखें तो ये निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि बॉर्डर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कायराना हरकत होती है तो भारतीय सेना उसका पूरी तरह से बखूबी जवाब दे। ये निर्देश पहले ही जा चुके हैं। वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले नंदिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। नंदिता, 12 बजे अहम बैठक होनी थी, अहम मीटिंग होनी थी, फोन लाइन पर ये वार्ता होनी थी डीजीएमओ दोनों देशों के बीच में, और लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी ये मिल रही है कि अब ये वार्ता शाम को की जाएगी। जी शुक्रिया कृतिका। इनफैक्ट ये 10 मई यानी शनिवार से ही तय था कि ये टेलीफोनिक वार्ता जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और पाकिस्तान के उनके काउंटर पार्ट मेजर जनरल अब्दुल्ला उनके बीच में होने वाली थी आज 12 बजे, तभी तय हो गया था, लेकिन इसको डेफर कर दिया गया। हमें अभी आधे पौने घंटे पहले पता चला है कि अब ये शाम को होगी। इसकी क्या वजह है ये अभी तक मैं आपको कंफर्म्ड रूप से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इसमें स्पेकुलेट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक और बात, आज सवेरे ही अनाउंस हो गया था कि रक्षा मंत्रालय के मिलिट्री ऑपरेशंस और नेवल ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर्स जनरल तीनों फिर एक प्रेस वार्ता करेंगे जो आज 2:30 बजे यानी कि आपका ये जो प्रोग्राम है उसके खत्म होने के तुरंत बाद वो प्रेस वार्ता शुरू होगी दिल्ली में। और कल आप जानती ही हैं कि एक घंटे लंबी प्रेस वार्ता इन्हीं 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आर्म फोर्सेस के जो है उन्होंने की थी और वो 1 घंटे चली थी। उसी तरह उसमें एक सवाल मैंने पूछा था लेफ्टिनेंट जनरल घाई से जो कि डीजीएमओ है, जो हमारी तरफ से इंडिया को लीड कर रहे हैं, नोडल पर्सन है हमारी सारी आर्म फोर्सेस के पाकिस्तान के साथ। तो मैंने उनसे पूछा था कि 10 तारीख को यानी शनिवार को जो सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया था उसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में उसको वायलेट किया, तो इसकी आर्मी की क्या असेसमेंट है कि ये गोलाबारी वगैरह की गई। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान पर है, पर कुछ टाइम लगता है, हो सकता है कि इसको नीचे लोकल फॉर्मेशंस में लोकल टुकड़ियों में परकोलेट करने के लिए। लेकिन ये बात आज के एजेंडा में एक तो ये होगा कृतिका की दोनों डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो इस सीज फायर को कैसे स्थायी बनाया जाए, परमानेंट बनाया जाए, इस पर बात करेंगे क्योंकि 7 मई से जितने भी बॉर्डर इलाके थे वो पिछली रात उन्होंने चैन की सांस ली है। बनी रहेगी नंदिता, क्योंकि शाम को ये वार्ता होनी है और काफी अहम ये वार्ता है जिससे कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जरूर निकलकर सामने आ सकती है। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहां आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की सभी हवाई पट्टियां अब ऑपरेशनल हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई, सभी हवाई पट्टियां जो है वो ऑपरेशनल है और सभी जो आम नागरिक हैं वो भी अब के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो न पर रोक लगा दी थी, कई सारी उड़ानों पर इसका
सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि आम नागरिकों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां भारतीय वायुसेना की सभी हवाई पट्टियां जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल है और भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी की पूरी टीम इस वक्त लगातार बनी हुई है। सीधा रुक करेंगे इस वक्त तापस का। तापस, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सभी जो हवाई पट्टियां हैं वो ऑपरेशनल हैं। तापस जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हवाई पट्टियां है, माफ कीजिए, जितनी भी हवाई पट्टियां है वो इस वक्त उनको ऑपरेशनल कर दिया गया। इनफैक्ट आईए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बयान भी आया है। बयान इसलिए आया क्योंकि DGISPR जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस पे एक सवाल उठाया था। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के DGISPR का खुद का जो बयान है, ये खुद उनको भी अपनी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। आपको शायद पता हो कि उनके जो जो अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR है, उनके पिताजी खुद उनको जेल हुई थी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उमा तमीर एक फाउंडर थे उसके, उनका नाम था सुल्तान बशीरुद्दीन मोहम्मद। ये जो DGISPR के पिताजी है, और इनको जेल किस लिए हुई थी? इनको जेल हुई थी क्योंकि इन्होंने जो अलकायदा और ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी और केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स के जो सीक्रेट्स है वो लीक किए थे। और ये मैं नहीं, ये पूरा विश्व कहता है, क्योंकि UN और US की जो लिस्ट है, एक बैंड लिस्ट है, उसमें वो शामिल होते। तो आप सोचिए, ये पूरी एक उनकी लेगेसी है कि एक तरफ पिताजी को जेल हुई ऐसी चीजें करने के वाले, और उनका बेटा जो है वो इस तरीके की झूठ फैला रहा है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 32 जो भारत के एयरफील्ड से ऑपरेशनल थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट से जो बंद किए गए थे, उनको भी अब खोल दिया गया है सभी नागरिकों के लिए। तो वो भी एक बड़ी खबर है। ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त निशांत भी बने हुए हैं। निशांत, बड़े संक्षेप में बताइएगा, संबित पात्रा की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें भारतीय सेना की तारीफ की गई और शौर्य को सलाम, और कई बातों का जिक्र इस दौरान संबित पात्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन था ये एकदम सक्सेसफुल रहा है और जो इसके लक्ष्य थे वो लक्ष्य पाने में हम कामयाब रहे। चलिए, निशांत से अभी हमारा संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर सीधे तौर पर देखें तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी है, क्योंकि आज शाम को DGMO स्तर की ये अहम वार्ता होनी है, जो कि पहले दोपहर 12 बजे होनी थी। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आज सामने आई है, जहां आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के 2 लेजेंड ने पिछले हफ्ते में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और अब आज विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल 36 साल के विराट कोहली फिट थे, फॉर्म में भी थे और इंग्लैंड दौरे के लिए बेहद जरूरी भी थे। लेकिन तमाम अटकलों के बीच आज उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ही ले लिया है। अपने क्रिकेट के इस करियर में विराट कोहली ने कई ऊंचाइयों को हासिल किया, कई रिकॉर्ड्स बनाए, शतक बनाए। करेंगे उनके अब तक के सफर पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं टेस्ट क्रिकेट में विराट पारी खत्म। तो टेस्ट क्रिकेट में विराट की जो ये पारी है टेस्ट क्रिकेट की, वो अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने संन्यास ले लिया है इससे, और जैसे ही उन्होंने इसको अनाउंस किया, इसका ऐलान किया, तुरंत हर कोई हैरान है। इंस्टाग्राम पर संन्यास का ये ऐलान विराट कोहली की तरफ से आज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट ने मुझे परखा, तराशा, जीवन के सबक दिए। और इसके अलावा उन्होंने अपने इस पोस्ट में और भी कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट से अलग होना आसान नहीं है, ये बात विराट कोहली ने कही। साथ ही आपको बता दें कि 10 मई को फैसले की जानकारी BCCI को दी गई, जिसके बाद में अब आज उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर कोहली के अभी तक के रिकॉर्ड पर हम नजर डालें तो उसमें अगर हम देखें तो 123 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 9,230 रन उन्होंने बनाए हैं, औसत 46.85% और 30 शतक, 31 अर्धशतक, 7 दोहरे शतक और इसके साथ ही 254 की रनों का जो सर्वाधिक स्कोर उन्होंने अपना अभी तक तय किया है। 2017 और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली बने थे, ये भी उन्होंने हासिल की उपलब्धि। इसके अलावा कप्तान के तौर पर घर में सभी 11 सीरीज उन्होंने जीती। धोनी और साथ ही रोहित से भी विराट कोहली आगे निकलते हुए नजर आए। 14 टेस्ट शतक भारत में, 1 न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, द अफ्रीका में भी विराट कोहली जो है वो चमकते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर तो कोहली को अब
कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया है कोहली की तरफ से। और आखिर किस देश के खिलाफ कितने शतक अभी तक विराट कोहली की तरफ से बनाए गए, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। इंग्लैंड, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक लगाने का उनका रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 शतक, श्रीलंका के खिलाफ 5, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 शतक, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 शतक, वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 शतक और फिर अंत में बांग्लादेश, जिसके खिलाफ 2 शतक विराट कोहली ने लगाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे उनसे। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो विराट की तरफ से जब ये ऐलान किया गया तो इससे जो उनके फैंस हैं उनमें जरूर मायूसी आ गई है, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं विराट कोहली। हालांकि 10 तारीख को बीसीसीआई को इसकी जानकारी दी गई थी कि वो इस टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, और अब आज उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहीं से इस बात का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण जुड़ गए हैं, फोन करूँ करेंगे। नारायण, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि विराट कोहली की तरफ से 10 तारीख को इसकी जानकारी बीसीसीआई को दी गई और उसके बाद में अब आज सभी को सीधे तौर पर हम कहें तो इस बात का ऐलान किया गया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दुख जो है वो उनके फैंस को है। जी बिल्कुल, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट होना, हम कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में एक युग का अंत है। क्योंकि अभी जिस तरह से वो उन्होंने पिछले एक दशक में बल्लेबाजी की थी, जिस तरफ का एक गोल्ड स्टैंडर्ड क्रिकेट खेला था, कह सकते हैं कि वो भारतीय क्रिकेट के फलक्रम हुआ करते थे, एक नींव हुआ करते थे। और जिस तरह से उनकी टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली उनकी जरूरत है क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट को अभी भी, क्योंकि जो अगला दौरा जो होगा भारतीय टीम का वो इंग्लैंड का होगा, जिसमें उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज इंग्लैंड में खेलनी है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि विराट का ये डिसीजन क्रिकेट फैंस को ही नहीं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को भी उनकी जरूरत है। पिछले हफ्ते ही अगर देखिए 7 तारीख को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो एक जनरेशनल शिफ्ट दिख रहा है भारतीय क्रिकेट में। विराट का ना होना, रोहित शर्मा का ना होना, और पिछले साल रविंद्र अश्विन भी रिटायर कर चुके हैं। तो एक बात करेंगे अगर बैलेंस की, किस तरह से जो एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस अभी भी भारतीय टीम को की जरूरत थी। अगर बात करें तो विश्व के जितने बड़े बड़े बल्लेबाज है, तो विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा, कह रहे थे कि उनमें क्रिकेट बाकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका अगर रिकॉर्ड देखिए, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, 46 का एवरेज उनका अभी भी टेस्ट क्रिकेट में है, 123 क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और कप्तानी की बात करें तो भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान है। 68 मैचों में उन्होंने भारतीय टीम की टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 60 जीत हैं। और यह दर्शाता है कि वो कितने बड़े कप्तान रहे भारतीय टीम के लिए। एक कप्तान ही नहीं रहे, एक भारतीय टीम में एक नया एक एग्रेशन लाए। और जो पेस बॉलिंग, इससे पहले देखिए, उससे पहले MS धोनी कप्तान हुआ करते थे, वो स्पिन बॉलिंग से टीम को वो डोमिनेट करते थे ऑपोजिशन टीम को। लेकिन विराट कोहली जो एक स्पिन की जगह वो पेस अटैक को लेके आए, पेस बॉलर उनके एरा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डिसीजन जो भारतीय टीम के लिए स्पेशली इंग्लैंड सीरीज के हिसाब से काफी ठीक नहीं होगा। चलिए नारायण, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि सीधे तौर पर अभी हाल ही में रोहित शर्मा और अब विराट कोहली, ये दोनों अब कहीं ना कहीं टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन इसका असर किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा इंडियन टीम पर? जी बिल्कुल, असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर दोनों बल्लेबाजों को देखिए, कितने बड़े दिग्गज रहे हैं। हो सकता है कि विराट कोहली पहले से मन बना चुके हों इसके लिए, लेकिन उनकी कमी खलने वाली है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो टॉप ऑफ द ऑर्डर है, रोहित शर्मा ओपन करते थे, चौथे नंबर पे विराट कोहली आते थे, उनकी जगह कौन लेगा ये, और कप्तानी कौन करेगा रोहित शर्मा जाने के बाद? तो एक बड़ा वॉइड टीम इंडिया में अभी नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट में अब विराट कोहली आपको नजर नहीं आएंगे, और इसका ऐलान विराट कोहली की तरफ से आज किया गया। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।